हेलो दोस्तों, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर आपको रेलवे डिपार्टमेंट एग्जाम से जुड़ी बहुत सारी अध्ययन सामग्री हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इसी प्रकरण में हम एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। तो अगर आप अपनी एग्जाम की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस टॉपिक से आने वाला सवाल आपका परीक्षा में सही हो जाए। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि रेलवे सर्वेंट पास रूल है वो 1986 में बना था और इसको जो 1993 में एडिट किया गया था और इसको रिवाइज किया गया। सिक्स्थ पे कमीशन आया था हमारा 2008 में। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि अप्लाई टू रेलवे सर्वेंट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये जो रेलवे के अंतर्गत जितने भी स्टाफ आते हैं और ये रेलवे सर्वेंट आते हैं उस पर ये एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्न यहाँ से बनता है कि यहाँ ये एप्लीकेबल कहाँ नहीं होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जो सबसे पहले जो अप्रेंटिस होते हैं, जो एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत ये लगते हैं, जो ज्वाइन करते हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। दूसरा, जो पर्सन जो एम्प्लॉय है वो कैजुअल लेबर हो, मतलब डेली बेसिस पे जो काम करते हैं उन पर भी ये लागू नहीं होता है। और दोस्तों, जो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अगर कोई ऑर्डर निकाल के रखा है कि ये आदमी इस रेलवे पास रूल से एक्सक्लूड होंगे, वो कैटेगरी वाले भी इससे बाहर रहते हैं। तो चलते हैं और आगे देखते हैं। दोस्तों, इस रूल को जानने से पहले देखते हैं कि इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है उनका क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन दी हुई है इसमें, एडॉप्टेड चाइल्ड। जो एडॉप्टेड चाइल्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि आपके पास उस जिस बच्चे को आपने गोद लिया है, एडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब होता है गोद लेना। जो गोद लिया है किसी भी बच्चे को आपने, तो उसके आपके पास सेटिस्फैक्टरी प्रूफ होने चाहिए एडॉप्शन के। आपने जो उसको एडॉप्ट किया है उसके सारे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तभी उसको एडॉप्टेड चाइल्ड आपको माना जाएगा। ऐसे ही अगर कभी कभार क्या होता है कि हम किसी दूसरे के बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं केवल, और लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उस केस में ये माना नहीं जाएगा। आपको अगर किसी को अडॉप्ट किया है तो लीगली उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी टर्म की बात करते हैं, ये टर्म है अटेंडेंट। ये अटेंडेंट होता है दोस्तों, जो हमारा जो पास मिलता है उसमें हम 2 अटेंडेंट मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। अगर जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ आपकी इसकी पास में जो इंक्लूड होने वाले पर्सनों की संख्या 5 से ज़्यादा नहीं होती है। ये आप सभी को पता ही होगा। तो अटेंडेंट वो होता है जो किसी पर्सन को, आप एम्प्लॉयड पर्सन उसको सैलरी दे रहे हो, लेकिन तो उस आदमी को हम हमारे पास या पीटीओ जो भी हमको मिलता है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो डेफिनेशन की अगली टर्म है वो है डिपेंडेंट रिलेटिव। और इस जो टर्म है उससे प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो 4 आपको पॉइंट देके वहाँ पर 1 या 2 सही, 2 या 3 सही, या 1 2 3 4 सही, या ऐसा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसको जान लेते हैं। तो डिपेंडेंट रिलेटिव में पहला आता है, वाइफ ऑफ एम्प्लॉय वेदर सी इज अर्निंग और नॉट। चाहे वो सर्विस करती हो या कुछ पैसा अर्न करती हो कहीं से भी, कुछ बिजनेस के थ्रू, वो उस इसके अंतर्गत आती है। अगर जो एम्प्लॉई है वो फीमेल एम्प्लॉई है तो उसका हस्बैंड है, उसके डिपेंडेंट रिलेटिव में आएगा। और उसका सन, जो उनके बेटे होते हैं वो भी इस डिपेंडेंट रिलेटिव में आएंगे 21 ईयर की एज तक, बशर्ते कि वो फुल्ली डिपेंडेंट हो, मतलब कि वो कोई सर्विस नहीं करते हों और आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। जो अनमैरिड डॉटर होती है उसकी कोई यहाँ पर एज लिमिट नहीं होती। अनमैरिड डॉटर है उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो डिपेंडेंट रिलेटिव में रहेगी। उसके बाद स्टेप सन, स्टेप डॉटर और अडॉप्टेशन जो भी हमने इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ये सब होली डिपेंडेंट होने चाहिए, स्टेप डॉटर, स्टेप सन। उसके बाद मदर और स्टेप मदर। अगर इफ ए विडो एंड फुली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय,
जो कोई भी विधवा है, विधवा मदर ही इसके अंतर्गत आती हैं। उसकी जो इनकम है वो 9,000 प्लस डीए शुड नॉट मोर देन 50%। जो आपकी एम्प्लॉय की आपकी सैलरी ही है वो दोनों मिला के आपकी सैलरी से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस केस में ही ये डिपेंडेंट में आएगी। तो चलते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों फैमिली, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि फैमिली में किस किस को इसको इंक्लूड करते हैं। जो स्पाउस होता है, स्पाउस मतलब अगर पति है, पति सर्विस करता है तो पत्नी भी उसमें इंक्लूड होती है, और पत्नी सर्विस करती है तो पति इसमें इंक्लूड रहता है फैमिली में। और अनमैरिड डॉटर रहती है, विडो विडो डॉटर है वो भी रहती है जो बशर्ते वो फुली डिपेंडेंट हो। लीगली डाइवोर्स जो डॉटर रहती है वो उसमें आती हैं। सन जो बेटा होता है वो 21 ईयर से कम का हो, और अगर 21 साल से ज़्यादा आपका बेटा है तो बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ रिकग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहता है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, या फिर वो कोई ऐसे रिसर्च वर्क है उसमें एंगेज्ड है जहाँ पर उसको सैलरी नहीं मिलती है। और जो डिसेबल्ड सर्टिफिकेट है डॉक्टर से अगर किसी बच्चे का है तो उस केस में भी वो डिपेंडेंट आपकी फैमिली में उसको काउंट किया जाएगा। उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगली टर्म को जान लेते हैं, गार्जियन। गार्जियन का मतलब होता है कि कोई भी आपका रिलेटिव जो फैमिली, तो अगर वो जो गार्जियन को अपन नॉमिनेट करते हैं, या पेड नर्स हो सकती है, या अगर बहन नन ऑफ द कोई भी यहाँ पे इन फेवर ऑफ द गार्जियन, तो एडमिशन अंडर दीज रूल मे बी अनदर पर्सन एट द जनरल मैनेजर डिस्क्रिप्शन। अगर कोई आपके यहाँ ये पेड नर्स है उसको अपन इंक्लूड कर लेते हैं। रेलवे सर्वेंट है, रेलवे सर्वेंट की तो डेफिनेशन हम जान ही लेते हैं कि उसमें तो अगर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो उसे रेलवे रेलवे सर्वेंट कहते हैं। रिकग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब कि कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो गवर्नमेंट द्वारा जिसे सर्टिफिकेट दिया हुआ हो कि ये रिकग्नाइज है, उसको हम रिकग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानते हैं। पे की अगर बात कर ले तो यहाँ पे बेसिक पे, और अगर रनिंग स्टाफ के बारे में बात करते हैं तो उसके बेसिक पे उनकी जो बेसिक सैलरी प्लस 30% है उसको इंक्लूड करते हैं। दोस्तों पास क्या होता है? अब जो सबसे चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पास। पास एक वो अथॉरिटी है जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देती है किसी भी ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए। और जो पास रहता है उसके साथ जो जो शर्तें रहती है कि आप किस जो अथॉरिटी रेलवे देती है उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी देती हैं। वो शर्तें हम जानेंगे किस तरीके में पास में आप किस क्लास में ट्रेवल कर सकते हो। और पीटीओ, पीटीओ भी सेम वही अथॉरिटी है। उसमें ये होता है कि पास में आपको कोई भी किराया नहीं देना होता है, जीरो फेयर होता है। लेकिन जो पीटीओ होता है उसमें 1/3 आपका जो से वो रहता है टिकट, उसका 1/3 आपको पेमेंट करना होता है नॉर्मल फेयर का। सेट अगर की बात करें तो जो फॉरवर्ड जर्नी मतलब जाने और रिटर्नली जाने और आने की जो जर्नी होती है उसको सेट कहते हैं। हाफ सेट केवल किसी भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने को हाफ सेट कहते हैं। ये आपको केवल और केवल इसलिए याद रखनी है कि आपको केवल ऊपर एक वो मीनिंग दे दिया जाएगा का सेट मीन्स, तो नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कौन सा करेक्ट है, तो वो इसके लिए आपको ये याद रखना। अगर ईयर की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को नहीं लेकर कैलेंडर ईयर को लेते हैं, और कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से 31 जनवरी। दोस्तों अगर ये डेफिनेशन के आगे हम इनके जनरल रूल हैं वो जान लेते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि अगर किसी पास के अंतर्गत हम डिपेंडेंट को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसकी सीमा 2 है, और अगर डिपेंडेंट यूज कर लिया उसके अंदर का हमने ऐड कर लिया हमारे पास में, तो जो लिमिट होती है वो 5 होती है। उसमें 5 से ज़्यादा पर्सन को इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर यही लिमिट, अगर कभी कभार कंफ्यूजन क्या होता है कि किसी के 4 बच्चे हैं और खुद वाइफ और हस्बैंड तो हो गए तो 6 हो गए, तो उनको कंफ्यूजन रहता है कि ये 5 उससे ज़्यादा इंक्लूड तो कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब फैमिली की बात आती है
हमने अभी डिफाइन किया था कि फैमिली में कौन कौन आते हैं। अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फैमिली की जो डेफिनेशन में हमने देखी, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसमें कितने भी मेंबर आप इंक्लूड कर सकते हैं पास और पीटीओ में। अगर दोस्तों किसी जो रेलवे सर्वेंट है उसका जो फैमिली का कोई भी सदस्य ब्लाइंड अंधा है, तो जब वो ट्रेवल करता है तो प्रिविलेज पास में उसके साथ वो एक जो कंपेनियन है उसको ऐड करवा सकता है, मतलब एक साथ कोई भी व्यक्ति को साथ में वो ट्रेवल करवा सकता है। तो इसी प्रकार में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पासेज के बारे में हम जानेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे लगभग 9 से 10 तरह के पास हम देखेंगे। एक और पासेज में कैटेगरी रहती है 10th नंबर पे जो रहेगी स्प्लिट पास। तो फर्स्ट है ड्यूटी पास, सेकंड प्रिविलेज पास, थर्ड पीटीओ। प्रिविलेज पास और पीटीओ के रूल लगभग दोनों के सेम है, इसमें बस डिफरेंस एक ही रहता है कि यहाँ पीटीओ रहता है उसमें 1/3 हमको फेयर देना रहता है और पास में हमको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। फिर पीआरसीपी, पोस्ट रिटायरमेंट कंपल्सरी पास, ये फुल फॉर्म कभी पूछ ली जाती है। फिर आरसी पास, रेजिडेंटल कार्ड पास, स्कूल पास, स्पेशल पास, विडो पास और ट्रांसफर पास। और एक और पास रहता है स्प्लिट पास, जिसके बारे में साथ आप नहीं जानते होंगे, उसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ड्यूटी पास की चर्चा करते हैं। ड्यूटी पास मतलब कि जब कोई रेलवे एम्प्लॉय अगर ड्यूटी कर रहा हो, ऑन ड्यूटी हो, उस केस में उसको कौन कौन से पास मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, गजिटेड कैडर और नॉन गजिटेड। तो गजिटेड जो एम्प्लॉय रहते हैं, जो ऑफिसर रहते हैं हमारे, तो उनको मेटल पास दिए जाते हैं। तो मेटल पास रहता है गोल्ड, जिसकी कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी रहती है गोल्ड, जो लेवल 16 और 17 में जो आते हैं उनको इश्यू किया जाता है। और अगर पोस्ट की पास करें तो सीआरबी, जो इस एमआर, एफसी, फाइनेंस कमीशन, डीजी, जीएम और सीसीआरएस, इन सारे ऑफिसर्स को ये गोल्ड पास इश्यू होता है। और इन पास से ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, तो मतलब कि एलिजिबिलिटी की कि ये कौन सी क्लास में कितने टिकट करवा सकता है, तो 2 टिकट ये फर्स्ट फर्स्ट एसी के अंतर्गत करवा सकता है और 2 सेकंड एसी के अंतर्गत, मतलब टोटल 4 टिकट इससे हो सकते हैं। और अगर सेकंड एसी और अदर, उसमें भी 4 टिकट करवा सकता है ये। और कूपे भी इसको इसमें कूपे में भी अलॉटमेंट इनको हो जाता है। तो दोस्तों अगली जो कैटेगरी देखते हैं वो सिल्वर कैटेगरी होती है। ये एसजी और एचजी कैटेगरी के जो कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनको ये मिलती है, इंक्लूडिंग ये एनएफ का मतलब नॉन फंक्शनल, उनको मिलती है। जो लेवल 14 और 15 होते हैं उनको ये सुविधा दी गई है। ये भी ऑल ओवर इंडिया ये कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि वहाँ पर फर्स्ट एसी में 2 टिकटें वो इसमें वो करवा सकता था रिजर्वेशन, लेकिन यहाँ पर एक खुद के लिए प्लस 3 सेकंड एसी में, मतलब एक फर्स्ट एसी और 3 सेकंड एसी, या फिर टोटल 4 केसी भी अदर क्लास में अदर देन फर्स्ट एसी में वो करवा सकता है। इसी तरह जो ब्रेंच केस रहता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो इश्यूड पास, इसको ध्यान रखना जरूरी है, किस लेवल में और किस अधिकारी को दिया जा रहा है वो पूछा जा सकता है। जो एसजी सिलेक्शन ग्रेड, जेजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और ग्रुप ए और बी जो अधिकारी होते हैं उनको ब्रॉन्ज और फर्स्ट क्लास का जो एक एक कैटेगरी एक क्लास का पास वो दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें ये फर्स्ट एसी में टिकट नहीं करवा सकता इससे। अगर फर्स्ट एसी में तो डिफरेंस देख के अगर आप करो, लेकिन डायरेक्टली जो होता है वो फर्स्ट एसी में नहीं करवा सकता। सेकंड एसी और उसमें थर्ड, उसमें 3 टिकट, ये 4 टिकट करवा सकता है। इसी तरह जो ब्रॉन्ज पास होते हैं, जो ग्रुप ए और बी के ऑफिसर होते हैं 8 से लेके 11 तक लेवल तक वाले, वो उसमें टिकट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो टिकट की एलिजिबिलिटी रहती थी, तो गोल्ड है उसमें जो इश्यूड के कौन सी कैटेगरी किस अधिकारी को इशू लेवल के अधिकारी को इशू किया गया है ये पूछा जा सकता है कि गोल्ड मेटल पास, ऐसे करके वो पूछ सकता है गोल्ड मेडल पास इश्यूड टू हूम, ऐसे करके जो तो 4 आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक 16 या 17 में से दे देगा, बाकी अदर कैटेगरी में से दे देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखते हैं दोस्तों, दूसरी कैटेगरी जो आती है ड्यूटी पास की, नॉन गजेटेड को, तो उनको जो सी कैटेगरी के रहते हैं उनको चेक पास दिया जाता है। तो जो ग्रुप सी लेवल 6 और 7 में रहते हैं उनको फर्स्ट क्लास का पास मिलता है। और जो ये एम्प्लॉय रहते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है कि किस कैटेगरी में, सेकंड एसी में जो मैक्सिमम ट्रेवल कर सकते हैं। और जो चेक पास ग्रुप सी जो लेवल 2 से 5 तक के आते हैं, वो केवल और केवल जो स्लीपर थर्ड एसी में मैक्सिमम पास वो ट्रेवल कर सकते हैं एक सीट के साथ। यहाँ पर वहाँ पर 2 सीटें रहती थी, लेकिन यहाँ पर 2 सीटों का कोई प्रावधान नहीं है। और जो ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं, तो उनको स्लीपर क्लास का पास मिलता है, जो लेवल 1 में रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ पास है, इनको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर बेसिक पे अगर इसकी बात करें कि जो ग्रुप ए और बी के अधिकारी रहते हैं, इनको फर्स्ट क्लास ए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, फर्स्ट क्लास ए साथ में ए, इस कैटेगरी का पास दिया जाता है। दूसरा जो 4200 और अबोव, उनको फर्स्ट क्लास का पास दिया जाता है, जो फर्स्ट वाला पास रहता है। और ये इनके कलर को भी हम आगे जानेंगे। जो 2800 ग्रेड पे के रहते हैं उनको सेकंड क्लास ए का पास दिया जाता है। और 1900 से ज़्यादा लेकिन 2800 से कम वालों को जो पास दिया जाता है सेकंड क्लास ए का पास। इसमें ये एक पास होता है सेकंड ए का रहता है, जो बाकी पास रहते हैं वो जो स्लीपर के रहते हैं। दोस्तों जो एम्प्लॉय जो 1800 ग्रेड पे का रहता है, उसको सेकंड क्लास ए का पास एक साल में एक दिया जाता है, बाकी पास जो दिए जाते हैं वो स्लीपर और सेकंड क्लास के दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बात करें तो जो पासों की जो सीमा रहती है टोटल, जो एम्प्लॉय रहता है उसको जब अप टू 5 ईयर ऑफ सर्विस एक पास मिलता है, और 5 साल के बाद उसको 3 पास मिलने लगते हैं। तो जो 3 पास मिलते हैं, तो इसमें एक पास जो रहेगा यहाँ पे 1900 वाला, वो सेकंड क्लास ए का रहेगा। इसी तरीके से 1800 रुपये वाले में सेकंड क्लास ए का एक पास रहेगा। तो चलते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों जो पीटीओ रहते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो पीटीओ आपको 4 मिलेंगे, और ये ऑफिसर और स्टाफ, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है पीटीओ इश्यूड टू ऑफिसर्स एंड अदर कैटेगरी नॉन गजेटेड स्टाफ। तो उसमें आपको 4 और 6, 6 और 6 ऐसे दिया जाएगा, लेकिन इसका 4 ऑप्शन सही है, दोनों को 4 सेट ही दिए जाते हैं। लेकिन जो पास होता है उस केस में ऑफिसर्स को 6, और जो अदर कैटेगरी रहते हैं उनको 5 साल तक एक पास, और 5 साल के बाद 3 पास दिए जाते हैं। दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, इसको पीआरसीपी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, पीआरसीपी। तो जो ये इसमें होता क्या है कि जब कोई गजेटेड ऑफिसर होता है, वो रिटायरमेंट होता है, तो उनको तीन सेट, साल में 3 सेट दिए जाते हैं। और जो नॉन गजेटेड स्टाफ है, अगर उसने 20 साल से सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो उसको 2 सेट दिए जाएंगे। और दोस्तों इसमें एक चीज और हम ये देख लेते हैं कि इन केस ऑफ विद विजुअल मतलब अगर कोई ब्लाइंड हो, तो उसको अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी मिल गया, तो उससे बार बार ये पूछा नहीं जाएगा। तो आगे अगले वाला पास, यहाँ पे जो पीआरसीपी है, ये इसको याद रखना है कि गजेटेड को 3 मिलते हैं, नॉन गजेटेड को 20 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद 2 मिलते हैं। तो देखते हैं तो जो आरसी पास रहता है, रेजिडेंशियल पास, इसके बारे में हम अगर बात करें, तो जब एम्प्लॉई अगर उसकी जो सर्विस रहती है एक ज़्यादा दूरी पर नहीं होती है, तो उसको ट्रेवल करने के लिए एक आरसी पास दिया जाता है। तो ये आरसी पास जो मेट्रो सिटी रहती है, उनको आरसी पास दिया जाता है, जिससे कि वो अपने वर्किंग प्लेस से रेजिडेंस प्लेस तक ट्रेवल कर सके। तो इसमें इसमें क्या होता है कि जो रेलवे जो फर्स्ट क्लास कार्ड पास रहता है एक, और एक रहता है बिना फर्स्ट जो सेकंड क्लास का। तो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वाले पास में क्या जो एम्प्लॉई है 4200 और उससे अबव, उनको ये फर्स्ट क्लास का पास दिया जाता है। लेकिन ये पास अदर कैटेगरी के रेलवे एम्प्लॉय को भी दिया जा सकता है, बस ये डिसेबल रेलवे एम्प्लॉय ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट टू दैट अफेक्टेड प्रॉपर्ली इश्यूड बाय सीनियर डीएम। अगर जो रेलवे डॉक्टर है उसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है
तो कि इसके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इसका एक लेग काम नहीं कर रहा है और बोथ लेग नॉट हैविंग बोथ लेग, या दोनों हाथ नहीं है और या फिर आर्टिफिशियल हैंड्स उसके लगे हुए हैं, तो उस केस में ये आरसी पास दिया जाता है। तो हमने ये जान लिया कि ये पास किस केस में दिया जाता है। ये दिया जाता है कि एम्प्लॉय को खुद के घर से और ड्यूटी प्लेस तक जाने के लिए। तो ये दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, ये एक रहता है फर्स्ट क्लास वाला और एक रहता है सेकंड क्लास। अगर अगले पास के बारे में बात करें तो स्कूल पास या स्कूल कार्ड पास। तो जो स्कूल कार्ड पास होते हैं ये अलग से आपको मिलते हैं, ये आपके पास अकाउंट से डिडक्ट नहीं होते हैं। तो ये इसको इश्यू करने की कंडीशन ये रहती है कि जब आपका जो आपके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हो, रिकॉग्नाइज कॉलेज या इंस्टीट्यूशन रहता है उसमें, वो आपको सर्टिफिकेट देता है उसका प्रिंसिपल साइन करके। और उस केस में इश्यू होता है कि ये 3 दिन से ज़्यादा की अगर हॉलीडे आपको दी गई है उस केस में ये आपको इश्यू होता है। और जो ये 1 साल में है 3 सेट है ये इश्यू होते हैं आपके बच्चे को। लेकिन अगर आपका जो ये जो बच्चा है वो हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप है या फिर बच्चा है जो डॉटर है, तो उस केस में इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है। अदरवाइज जो ये अदर जो चिल्ड्रन रहते हैं उस केस में इसकी एज लिमिट 18 ईयर्स करके रखी हुई है। लेकिन और इस पास में आप अपने पेरेंट्स को भी गार्जियन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मदर और फादर दोनों एम्प्लॉय हैं तो उस केस में ये केवल एक ही अकाउंट, या तो मदर या फादर, उस एक के ही अकाउंट से ये इश्यू होंगे। अगर स्कूल कार्ड पास की हम अगर बात करें तो इस केस में क्या होता है कि अगर स्कूल कार्ड पास उन बच्चों को दिया जाता है जहाँ पर जो वर्किंग स्टेशन है उससे एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर है, तो उस केस में जो रिकॉग्नाइज स्कूल और इंस्टीट्यूशन है वो सर्टिफिकेट आपको देगा, उसके बाद ये आपको इश्यू कर दिए जाएंगे। और इस पास की सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब संडे और हॉलीडे रहता है तो उस पे ये वैलिड नहीं रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये स्पेशल पास की बात करें तो स्पेशल पास इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दिस इज इश्यूड ऑन द ओकेजन ऑफ स्पेशल। ये मेडिकल ग्राउंड पे दिया जा सकता है, स्पोर्ट्स वालों को दिया जा सकता है, जब अगर आरआरबी की एग्जाम सिलेक्शन बोर्ड की एग्जाम होती है उस टाइम ड्यूटी पे आप अगर जाते हैं तो उस केस में आपको इश्यू हो सकता है। कोर्ट की इंक्वायरी के लिए डिसिप्लिनरी जो डीएआर एक्शन होता है उसकी इंक्वायरी के लिए दिया जा सकता है। और जो ऑफिस बियरर रहते हैं और रिकॉग्नाइज रेलवे यूनियन के उनको दिया जा सकता है। मेंबर ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी उनको भी ये दिया जाता है मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। एससी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस उनको भी ये दिया जाता है। और अगर स्काउट और गाइड एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व है उसको भी दिया जाता है दोस्तों। और सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड में अगर कोई काम करता है उसको भी ये दिया जाता है मीटिंग वीटिंग अटेंड करने के लिए। टू रिसीव सेटलमेंट ड्यू है उसके लिए एक आपको स्पेशल पास दिया जाता है, सेटलमेंट पास। और दोस्तों ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू रेलवे सर्विस उस केस में भी आपको ये इश्यू होता है। और जहाँ पर रिटायरमेंट होता है वहाँ पे आपको एक स्पेशल पास दिया जाता है। और बहुत सारे ओकेजन है जो रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, जहाँ पे सस्पेंशन होता है उस केस में आपको पासेज दिए जाते हैं। उनकी लिमिट सीमा कितनी रहती है वो आगे हम देख लेंगे। तो इस तरीके से जब भी स्पेशल ओकेजन के लिए अगर कोई पास इश्यू होता है तो उसे स्पेशल पास हम कहते हैं। ये आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता है। इसी कैटेगरी में जो विडो पास बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास है दोस्तों, इसको आपको याद रखना जरूरी है। क्योंकि जो विडो पास होता है इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि विडो ऑफ दोज रेलवे सर्वेंट हु वर्क इन सर्विस ऑन 12/3/1987 opted for the scheme those who are appointed on or after 12/3/87। तो दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी रहती है कि अगर इसको अगर आपको पास को इश्यू करवाना है तो उसके लिए आपको 250 रुपये पेड करने होते हैं विडो को, और आपको ये पास इशू कर दिया जाता है।
ये जो पास रहता है उसकी कैटेगरी जो पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट पास रहती है उसके जैसे बिल्कुल सेम एलिजिबिलिटी इसमें रहती है। और ये जो नंबर ऑफ सेट जो प्रोवाइड किए जाते हैं 50% ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास है वो आपको यहाँ पे इशू किए जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डेथ वाइल सर्विस और इफ सर्विस रेंडर बाय द एम्प्लॉय फॉल शॉर्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सर्विस और पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, तो उस केस में ये 1 साल छूटकर 1 साल दिया जाता है। प्रोविजन ऑफ कंपेनियन, तो इसमें जो अगर आपकी एज 70 साल से ज़्यादा है तो एक आप इसमें कंपेनियन है, मतलब आपका साथी एक आदमी को ऐड करवा सकते हैं। उसका जो किराया लगेगा वह डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होता है स्लीपर क्लास और हायर उसके एलिजिबिलिटी के में, वो डिफरेंस किराया आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले पास कैटेगरी को। तो ये पास कैटेगरी है ट्रांसफर पास। ये पास केवल उसी केस में दिया जाता है कि जब आपका ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हो गया हो, तो उस केस में आपको ये एडमिनिस्ट्रेटर पास दिया जाता है, ये ट्रांसफ़र पास दिया जाता है और इसकी वैलिडिटी भी सेम ही रहती है। और इसमें जो मेन फीचर्स क्या हैं कि अगर आप लेवल 16 या 17 में हैं तो आप जो गुड्स ट्रेन रहती है उसमें 6000 केजी तक का वेट ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं, बाई रोड ला सकते हैं, या फिर आपको एक कंटेनर अलॉटमेंट किया जाता है 40 फीट का, या 2 कंटेनर 20 फीट के। तो उसमें आप उसमें ये उसके थ्रू बुक कर सकते हैं, या फिर आपको बीपीयू बाय केयरिंग ट्रेन सब्जेक्टेड टू कट ऑफ 20% इन एडमिशनल अमाउंट ऑफ, जो कंटीजेंसी है उसमें आपको ये से कट जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे लिमिट दी हुई है, इतना वेट आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे केवल वेट पूछा जा सकता है कि कितना वेट आप किस कौन सा लेवल का एम्प्लॉय ट्रेवल कर सकता है, ये आपको बस याद रख लेना है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये। जो लेवल 5 वाले हैं वो 3000 केजी ले सकते हैं, और जो लेवल 1 to 4 वाले हैं वो 1500 केजी ले जा सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण पास जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होगा, स्प्लिट पास, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये केवल और केवल जो सर्विंग एम्प्लॉई है, मतलब जो सर्विस में अभी हैं, उनको ही ये दिया जाता है। और ये किस केस में दिया जाता है, जैसे रनिंग स्टाफ है, मोस्टली ये केस होता है रनिंग स्टाफ के, नॉर्मल स्टाफ के साथ ऐसे इंसिडेंट बहुत कम होता है। जैसे आपने रनिंग स्टाफ ने लीव अप्लाई कर दिया लेकिन किसी कारण उनकी ट्रेन लेट हो गई, तो उस केस में होता क्या है कि उसने रिजर्वेशन करवा रखा है, छुट्टी उसकी सेंशन है, लेकिन वो एम्प्लॉय ट्रेन लेट होने की वजह से जा नहीं पाया, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी लीव कैंसिल होगी। तो जो आपकी फैमिली है वो उसी पास से ट्रेवल करेगी, और आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। उस एप्लीकेशन में क्या करना होगा कि जहाँ पर एचआरएमएस में आप अप्लाई करते हैं उसके बगल में ही एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे स्प्लिट पास के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो एक और सेम पास आपको इश्यू होगा। ये 30 दिन की वैलिडिटी, 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना रहता है। इसकी वैलिडिटी यहाँ पर नहीं लिखी, ले आप नोट कर लें कि 30 दिन इसकी वैलिडिटी रहती है। तो जो आपको सेम पास इश्यू होगा और उसके जो वैलिडिटी रहती है विद इन द पीरियड, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है पीरियड ऑफ द 1 मंथ। तो आपको करना क्या है कि जो एक सेपरेट पास सेम नंबर के साथ इश्यू होगा, लेकिन उसमें केवल और केवल वो आपके लिए इश्यू होगा, लेकिन आपके अकाउंट से कोई पास कटेगा नहीं। जो पास आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ है वो केवल एक ही पास होगा। तो इसका फायदा ये है कि आप अपने नंबर ऑफ पास बचा सकते हो। इन केस इसमें आपकी जो लीव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन की वजह से जो पहले सेंशन कर दी गई थी वो कैंसिल कर दी गई हो, तो उस केस में आपको स्प्लिट पास की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जो पासेस टू सस्पेंडेड एम्प्लॉय, तो ये पूछ लिया जाता है कि सस्पेंडेड एम्प्लॉय होता है उसको कितने पास दिए जाते हैं। तो जो जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है
उसको जो इनके जो क्लास 3 और 4 का जो एम्प्लॉय रहता है उसको 1 पास और 2 पीटीओ इश्यू किए जाते हैं डीआरएम के द्वारा। और गजीटेड के केस में 50% जितने भी पास उनको 6 मिलते हैं तो 3 पास उनको इश्यू किए जाते हैं। और सेटलमेंट पास है उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जब कोई आदमी जो सेटलमेंट पासेज आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग जर्नी फ्रॉम हेडक्वार्टर टू होम टाउन, अगर जब कोई रिटायरमेंट होता है और उसके बाद ये सेटलमेंट या फिर रिटायरमेंट होता है या विडो फैमिली ऑफ डिसीज एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ में के केस में जो उसकी फैमिली है उसको ये केस सेटलमेंट पास इशू किया जाता है। लेकिन जो इसका इश्यू पीरियड रहता है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरविजन, रिटायरमेंट के 1 साल बाद। और अगर उसके बाद आपको लेना है 2 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको इसका एजीएम का इसमें अप्रूवल आपको लगेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि जो पासेज रहते हैं, ये हमने स्पेशल पासेज की बात करी, तो जो यूनियन ऑफिशियल को मिलते हैं उनके बारे में अगर आप बात करें तो वर्किंग कमेटी मीटिंग होती है उसके लिए इनको दिया जाता है, जनरल काउंसलिंग मीटिंग होती है ऑफिस बेयरर की तो उसमें इसको दिया जाता है, पीएनएम मीटिंग रहती है उसके लिए अगर अटेंड करनी है तो उसके लिए दिया जाता है। और इस तरीके से जहाँ-जहाँ भी मतलब मैक्सिमम ऑकेशन होगा, जैसे 4 फर्स्ट क्लास पास ऑफिस बेयरर को यूनियन एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करने के लिए और 2 कार्ड पास दिए जाते हैं। यूनियन एक्टिविटी रहती है उसमें अगर कोई वर्क के लिए 1 कार्ड पास नॉमिनेटेड वन ऑफिस बेयरर को या फिर 12 सिंगल जर्नी चेक पास वो इश्यू किया जाता है। पीएनयू मीटिंग डिवीजन लेवल वाली होती है, उसमें स्पेशल ड्यूटी पास टू इश्यू ऑफिस बेयरर ऑफ ईच रिकॉग्नाइज्ड यूनियन में बी सब्जेक्टेड टू 20 मैक्स पासेज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पीएनएम। तो मैक्सिमम 20 पासेज इसमें इश्यू किए जा सकते हैं। दोस्तों अगर ये सब हमने बात कर ली कि हमको ये फैसिलिटी पासेज के अंदर दी जाएगी, लेकिन एक और चीज़ की अगर हम बात कर लें तो बात ये है कि अगर इन केस और आपने ये पास जो आपको मिलता है वो कहीं आपने इसको से लॉस्ट हो गया या आपने इसका मिसयूज कर लिया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, ये आपको भूलना नहीं है। तो वो कितनी कितनी पेनल्टी लगेगी वो एक बार जल्दी से हम जान लेते हैं। अगर आपका कार्ड पास है वो लॉस हो गया तो फर्स्ट क्लास के लिए 35, सेकंड क्लास के लिए 12.5 रुपये। और जो अगर आपको कोई चेक पास इशू किया है और इसमें आपने अगर बराबर कुछ जो जो भरना होता है जर्नी वो अगर सही से पर्टिकुलर नहीं भरे हुए हैं तो उस केस में आपको 25 फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में 10 रुपये। अगर आपने किसी पास या पीटीओ को मिसयूज किया है तो आपके खिलाफ डीएआर एक्शन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आप इसका मिसयूज ना करें। मिसयूज इन द सेंस कभी कभार क्या होता है कि कोई अपना पास दूसरे को दे देता है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस केस में अगर आपके खिलाफ डीएआर एक्शन इश्यू हो सकता है। सेम केस कॉम्प्लीमेंट्री पास में भी है। अगर ये पास का कोई मिसयूज करता है तो उसके जो पास दिए गए हैं वो उनसे मतलब बंद भी किए जा सकते हैं। तो इन केस ऑफ अगर प्रिविलेज पास लॉस्ट हो जाता है तो आपको करना क्या है कि एफआईआर करवानी है पुलिस में और साथ ही साथ उसकी एक कॉपी आपके जो सीनियर सबॉर्डिनेट हैं जहाँ पे आप काम करते हैं उनको एक कॉपी जमा करवानी है। और अगर ऐसे ही हम बात करें कि अगर आपका जो पास है वो लॉस हो जाता है, गोल्ड पास रहता है तो 10,950 रुपये, सिल्वर रहता है तो 3800 रुपये और ब्रॉन्ज रहता है तो 3,799 रुपये आपको पेमेंट करना होता है। अगर लॉस ऑफ प्रिविलेज और ड्यूटी चेक पास अगर वो हो जाए तो 10 रुपये फर्स्ट क्लास के केस में, सेकंड क्लास के केस में 5 रुपये। कॉम्प्लीमेंट्री पास के केस में फर्स्ट क्लास अगर हो तो 25 रुपये और सेकंड क्लास हो तो 10 रुपये। और अगर आपका कार्ड पास लॉस ऑफ कार्ड पास बाय जीआरपी, पीएनटी और रेलवे मजिस्ट्रेट इनका हो जाता है तो फर्स्ट क्लास के केस में 35 रुपीज़ और सेकंड क्लास के केस में 12.5 रुपीज़ आपको देने होते हैं। अगर लॉसेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पासेस बाय ए नॉन रेलवे एम्प्लॉय और अनऑफिशियल एम्प्लॉय तो उस केस में फर्स्ट क्लास पास के लिए 150 रुपये और सेकंड क्लास पास के लिए 75 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों आगे अगर इसी प्रकरण में हम देखें तो अगर लॉस्ट ऑफ चेक पास इश्यूड फॉर स्पेसिफाइड स्टेशन एंड वैलिडिटी पीरियड उस केस में आपको 50 रुपये मैक्सिमम फर्स्ट क्लास के जो पास जो किराया रहता है फॉर फर्स्ट क्लास फुल फेयर या मैक्सिमम RS 50 रुपये और मिनिमम 10 रुपये, ये यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा सकती है बशर्ते कि आपका पास चेक पास
जो इशू किया गया था वैलिडिटी पीरियड के लिए वो आपने गिरा दिया। और सेकंड क्लास के केस में पूरा किराया या फिर मैक्सिमम 30 रुपये या मिनिमम 5 रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है। पेनल्टी इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ ड्यूटी पास बाय द ऑफिस बियरर और यूनियन, जो यूनियन उस केस में उसको फर्स्ट क्लास का पास अगर दिया हुआ है तो 50 रुपये की पेनल्टी लगेगी, सेकंड क्लास का दिया है तो 35 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको 1 से 2 बार देखें जिससे कि आने वाली परीक्षाओं के में आपके सारे प्रश्न सही हो सके। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।